ये तो आपको पता होगा कि आज भारत के वाइस प्रेसिडेंट पद का चुनाव है और आपके सामने दो कैंडिडेट हैं, सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी, जिनमें से एक आज उपराष्ट्रपति बनेगा और हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव हो भी चुका हो। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। डायरेक्टली तो नहीं होता, इनडायरेक्टली ये कैसे चुनाव किया जाता है, क्या इसके पीछे का पूरा प्रोसेस है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कई बार होता है जिसको एसटीवी कहा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो कैसे काम करता है एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चीज़ें समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन करता है। हम और आप तो करते नहीं हैं। तो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसके द्वारा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, मतलब एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर हम प्रेसिडेंट पद की बात करें राष्ट्रपति में, तो वहां पर लोकसभा राज्यसभा के एमपीज के साथ साथ जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, मतलब एमएलए और एमएलसी, वो भी वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, एमएलए एमएलसी वोट नहीं करते। केवल जो पार्लियामेंट है उसके जो सदस्य हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की, केवल वही वोट करते हैं। और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स वोट करते हैं। मतलब जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकते हैं, इसमें दोनों ही करते हैं। मतलब चाहे वो इलेक्टेड हो, जनता के द्वारा चुने गए, और नॉमिनेटेड। आपको पता होगा राज्यसभा में कुछ पर्सन्स, जैसे वर्तमान समय में कहा जाए तो 12 पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है, जो चुनाव लड़के नहीं बल्कि नॉमिनेशन के द्वारा मेंबर बनते हैं, तो वो भी इसमें वोट करते हैं। अगर हम प्रेजेंट समय में देखें तो लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल मैक्सिमम कितना है, मतलब मैक्सिमम 550 सीट हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान समय में 543 सीटें, 543। और राज्यसभा में 250 सीट्स हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान समय में 245 सीट्स हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 क्या हैं, नॉमिनेटेड हैं। तो अगर हम ऑल टुगेदर देखें तो इस समय जो टोटल जो वोट्स हैं वो बनेंगे 788। लेकिन वर्तमान समय में 6 सीट या 7 सीट्स ऐसी हैं जो कि वैकेंट हैं, तो टोटल जो वोट्स बनेंगे वो 781 बनेंगे, जो कि आज पड़ेंगे। अगर कोई वोट ना देने आए तो अलग बात है, वरना 781 वोट्स आज पड़ने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं करंट जो सिनेरियोज है वोट्स का वो क्या है। इतने एमपीज मिल करके भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करेंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए दो लोग अभी खड़े हैं। ये कौन कौन है, मतलब दो मेन बैटल दो लोगों के बीच में है। एक एनडीए के द्वारा सपोर्टेड है और दूसरे इंडिया ब्लॉक के द्वारा सपोर्टेड हैं। तो जो भी कैंडिडेट हो वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में चुने जाने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, चाहे वो मतलब किसी भी स्टेट में हो, उसको होल्ड ना करता हो। मतलब किसी सरकारी पद पे ऐसे ना हो जहाँ से वो प्रॉफिट कमा रहा है या उसको सरकार की तरफ से कोई पैसा प्राप्त हो रहा है सैलरी वगैरह के रूप में, तो वो भी उसे ना मिलता हो या किसी भी तरह का प्रॉफिट ना मिलता हो, तो वो ही खड़ा हो सकता है। नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि आप कोई भी आकर के कह सकता है मैं उपराष्ट्रपति बनूंगा, नहीं। नॉमिनेशन के लिए, मतलब आपका नाम नॉमिनेशन के लिए जाए, उसके लिए ये सब्सक्राइब्ड होना चाहिए कम से कम 20 इलेक्टर्स, 20 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर और 20 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर। मतलब आपके पास कम से कम 40 एमपीज का ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप इसके नॉमिनेशन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। नहीं है तो आप भाग नहीं ले सकते हैं। इलेक्टर्स का मतलब यहाँ पे वही है कि जो 781 एमपीज हैं उन्हीं में से 40 लोग कम से कम आपके पीछे होने चाहिए, तभी आप उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई कि ये चुनाव आखिर होता कैसे है, इसमें विन कैसे होती है, मतलब चुनाव को जीत दर्ज कैसे कराई जाती है। तो जो ये इलेक्शन होता है इसमें सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे आम समय में क्या होता है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हमें चुनाव जीतने के लिए, ऐसा हम लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा सिस्टम है, क्योंकि हम और आप, मतलब आम जनता वोट नहीं करती, इसमें एमपीज वोट करते हैं। और इसमें एक बात ये भी होती है, आगे चल करके भी आपको बताऊंगा, कि इसमें हर एक मेंबर का केवल एक ही वोट होता है।
प्रेसिडेंट पद में जो हर एक मेंबर होता है वो डिपेंड करता है कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहा है, उसके आधार पे उसका जो वेटेज होता है अलग अलग होता है। इसमें एक वोट होता है हर एक मेंबर का। तो इस वजह से यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पे करते हैं। ये सारी टर्म मैं आपको भी एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोटा अचीव करना होता है। कोटा कैसे डिसाइड होता है? तो कोटा का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्ट। ऐसे समझिए कि अगर 100 वोट पड़ने हैं तो 100 वैलिड वोट कास्ट हुए, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और +1, मतलब जिसे जीत दर्ज करनी है उसे कम से कम 51 वोट्स मिलने चाहिए, तभी वो विजेता घोषित हो पाएगा। तो ऐसे ये डिसाइड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। आपको 50% से ज़्यादा वोट्स प्राप्त होने चाहिए विजेता बनने के लिए। तो ये इस तरह से सिस्टम काम करेगा। तो ये जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है ये कैसे काम करता है कि जैसे हम ये जब आप या हम कभी भी चुनाव में जाते हैं तो हमें जो कैंडिडेट पसंद होता है उसके सामने हम बटन दबाते हैं तो वोट कास्ट होता है, मतलब हम एक ही पर्सन को वोट देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर ए बी सी ऐसे 3 कैंडिडेट हैं तो आप उसे रैंक दे सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि बी मेरी पहली प्रेफरेंस है, ए दूसरा और सी तीसरी प्रेफरेंस है। तो ऐसे आप इसको प्रेफरेंस देते हैं, मतलब आप केवल एक पर्सन को वोट नहीं देते बल्कि आप उसको प्रेफरेंस देते हैं, चॉइस 1 2 3 या जितने पर्सन खड़े हों उसके अनुसार, और उसके आधार पर वो रैंकिंग करी जाती है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, या फिर कैसे आप ऑर्डर करते हैं। एक पर्सन को ही वोट नहीं दिया जाता, और इसीलिए जब भी वोट काउंटिंग होती है तो जो एक बार बैलेट पेपर काउंट होता है उसे फेंक नहीं दिया जाता, उसे रखा जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफ़र ऑफ वोट होता है तो उसमें वो फिर से काम आता है आपकी प्रेफरेंस को जानने के लिए। तो ये सारे टर्म आपको कई बार मुश्किल लग रहे होंगे, अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए ए बी सी, और हमारे पास 100 MPs हैं वोट करने के लिए। तो टोटल वोट्स कितने हो गए? 100 वैलिड वोट्स। कोटा कितना हो गया? तो 100/2 + 1 मतलब 51 वोट्स प्राप्त होने चाहिए। तो कैंडिडेट जिसको 51 वोट मिलेंगे वो होगा विजेता। ये हमारे पास एक बेसिक कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि इनको वोट्स कैसे मिले। तो मान लीजिए पहली प्रेफरेंस जो होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब किसने किसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, उसके आधार पे कैंडिडेट्स के वोट ऐसे आते हैं। कैंडिडेट ए को 45 फर्स्ट प्रेफरेंस मिले हैं, कैंडिडेट बी को 35 मिले हैं और कैंडिडेट सी को 20 वोट्स मिले हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि किसी को भी 51 वोट्स नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमको जो विनर होगा वो प्राप्त नहीं होगा। तो जब ऐसा होगा तो ये स्टेप 2 के बाद हमें स्टेप 3 पे चलना पड़ेगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि जितने कैंडिडेट में जो सबसे कम वोट पाया होगा उसे क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो इस केस में हम सी को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास केवल 2 ही कैंडिडेट बचेंगे, ए और बी। तो क्या फिर से वोटिंग होगी? नहीं, फिर से वोटिंग नहीं होगी, बल्कि अब ये होगा कि जिसने जिसने सी को वोट दिया था, जिस एमपी ने सी को वोट दिया था अपने फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे, उनके बैलेट्स दोबारा से देखे जाएंगे और अब ये देखा जाएगा कि उन्होंने अपना सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया है, और ये जो सेकंड प्रेफरेंस होगा उसके आधार पे फिर से रिकाउंटिंग होगी। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वाले तो हो ही गए, अब जो सी को एलिमिनेट हमने किया उनके वोट्स को दोबारा देखा जाएगा कि फर्स्ट में सी तो चला गया, उन्होंने सेकंड नंबर पे किसको वोट दिया है, और इसी को कहा जाता है क्या? ट्रांसफरेबल पार्टी कहा जाता है कि हमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दिया है। मतलब हमारा अगर जो फर्स्ट प्रेफरेंस का कैंडिडेट एलिमिनेट हो गया तो सेकंड वाले का वोट काउंट होगा। तो हम ये समझते हैं कि जो कैंडिडेट सी है इसको दिए गए वोट वेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि अब इन्हें फिर से काउंट करेंगे और ये देखेंगे कि जो सेकंड प्रेफरेंस है, लेट से 15 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उन्होंने ए को सेकंड प्रेफरेंस दी, और 5 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बी को सेकंड प्रेफरेंस दी। अब फिर से जब रिकाउंटिंग होगी तो कुछ सिनेरियो ऐसा होगा कि ए को फर्स्ट प्रेफरेंस में 45 लोगों ने वोट दिया, बी को 35 ने, फिर सेकंड प्रेफरेंस जो सी वाला कैंसिल हुआ था उसमें ए को 15 वोट्स मिले हैं और बी को 5 वोट्स। अब अगर हम टोटल करेंगे तो ए को मिल जाएंगे टोटल 60 वोट और बी को मिलेंगे 40 वोट, और हमें जीत के लिए चाहिए केवल 51 वोट्स। तो हम ये समझ पाएंगे कि ए जो होगा वो विनर हो जाएगा। तो ए बन जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे काम करता है। अब यहाँ पर भी अगर टाई हो जाए, है ना, मान लीजिए यहाँ पे 5-6 कैंडिडेट्स हों, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक, जैसे मान लीजिए अब अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 कैंडिडेट होते A B C D E, तो पहले कोई भी जाता, मान लीजिए पहले C चला गया, ओके, फर्स्ट राउंड में, फिर से रिकाउंटिंग में फिर से 51 किसी को नहीं मिले, उसके बाद मान लीजिए E चला गया, फिर से 3 लोग बचते। अब 3 लोगों में ही अगर 51 वोट्स हो जाते, जिसको मान लीजिए B को मिल जाते, तो वो विनर हो जाता, फिर ये प्रोसेस नहीं चलता। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता, लेट से B भी
निकल जाता, सबसे कम वोट इसके रहते, फिर ए और डी बचते, फिर इसमें कहीं ना कहीं से विनर निकल आता। यहाँ पे एक बात और भी ये समझने वाली है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसफ़र वाला, ये तभी तक होता है जब तक 51 वोट्स नहीं मिल जाते। मान लीजिए पहला ही राउंड ऐसा होता, मान लीजिए 3 कैंडिडेट होते ए बी सी, और ए को फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल जाते 52 वोट्स, बी को मिल जाते 28 वोट्स, और जो सी बचता उसको मिल जाते 20 वोट्स। तो ऐसे में ए क्या हो जाता, विनर हो जाता, क्योंकि इसको 51 से ज़्यादा वोट मिल गए, तब ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ये ट्रांसफ़र की ज़रूरत तभी पड़ती है जब तक 51 वोट्स नहीं मिल पाते। यहाँ पे 51 वोट्स कैसे आए हैं, अपॉन 100 वोट से। मतलब ये फिक्स नहीं है कि आप सोचिए सर आपने कहा था 51 वोट, हमने तो अभी देखा कि किसी को 400 वोट मिले हैं, तो 400 वोट वो 781 वोट्स के आधार पे प्राप्त होंगे। अब अगर भी अभी भी आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो इसे एक छोटे से और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि हम लेट से कहते हैं कि केवल 5 एमपीज़ हैं जिन्हें वोट करना, हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, तो ऐसे एमपीज़ वोट करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस में मान लीजिए ए को दे दिया 2 लोगों ने, बी को 1 लोगों ने और सी को दे दिया 3 लोगों ने, है 2 लोगों ने। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास एमपीज़ कितने हैं, 5 हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1, मतलब जिसको भी वोट लेना होगा उसे कम से कम 3 वोट्स चाहिए होंगे वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो अगर ये 3 वोट्स जिसे मिल जाएंगे वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि पहले राउंड में ए को कितने वोट मिले हैं, 2, बी को कितने मिले हैं 1, और सी को मिले हैं कितने, 2। तो मतलब 3 किसी को नहीं मिले, तो हम बी को एलिमिनेट कर देंगे, हटा दिए कि बी रेस में नहीं है। लेकिन बी को जिन एमपीज़ ने, जैसे MP3 ने वोट दिया, तो इसका वोट वेस्ट नहीं होगा, बल्कि अब ये देखा जाएगा कि अच्छा इसने सेकंड प्रेफरेंस पे किसे वोट दिया है। तो हम ये पाते हैं कि इसने सेकंड प्रेफरेंस पे किसे वोट दिया है, सी को। तो अब सी को 1 वोट और मिल गया, तो अब सी को मिल गया टोटल 3 वोट और सी बन जाएगा विनर। इस तरीके से काम करता है ट्रांसफरेबल सिस्टम ऑफ वोट। तो ये है पूरा प्रोसेस। आई होप आपको मैंने एक बड़े और एक छोटे एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास किया है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी टाई होगा, फिर थर्ड प्रेफरेंस को हम देखेंगे, ऐसे ये चलता रहेगा मैटर, और जब तक ये फाइनल जो 51 या आप कह सकते हैं 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल जाते, तब तक ये पूरा ऐसे प्रोसेस चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं इसको लेकर कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, उसका कार्यकाल कितने समय का होता है। तो उसका टर्म होता है 5 ईयर्स का, जब से वो इलेक्ट होता है, या फिर अगर मान लीजिए 5 साल से ज़्यादा का समय हो भी गया और अभी तक कोई उपराष्ट्रपति नहीं बना, तो तब तक वो उपराष्ट्रपति पद पे रहेगा जब तक कोई उपराष्ट्रपति पद पे ना आ जाए। फिर अगर हम बात करें जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये है आर्टिकल 64 और 68 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत ये जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं। और ये आर्टिकल 3324 में लिखा हुआ है कि ये जो पूरा इलेक्शन होगा इसे कौन करवाएगा, तो इसे कंडक्ट करवाने का जिम्मा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये भी बात आर्टिकल में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बैलेट पेपर होता है वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, वो किस कलर का होता है, तो होता है पिंक कलर का। और ये भी याद रखिए कि यहाँ पे जो वोट होता है वो मशीन के जरिए नहीं, बैलेट पेपर के जरिए होता है, और ये एक सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट का मतलब कि भाई छुपा करके वोट अपना सब देते हैं, ऐसा नहीं खुले खुला ऐसा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है जिसमें वोट का वेटेज होता है कि आप कहाँ से MP या कहाँ से MLA हैं, उसके आधार पे आपका वोट का वेटेज होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें सारे MPs का जो वोट होता है वो एक ही होता है, एक ही काउंट होता है। और यहाँ पर एक बात और आप समझ के रखिए कि यहाँ पर जो पहला प्रेफरेंस होता है केवल वही मार्क करना कंपलसरी है। मतलब बैलेट पेपर में अगर आपके पास 3 कैंडिडेट हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 करें। आपको अगर केवल एक ही पसंद आ रहा है तो केवल आप उसको एक दे दीजिए, बाकी आप ब्लैंक भी छोड़ दीजिए। अगर सारा ब्लैंक छोड़ दिया तो आपका बैलेट जो है खराब हो जाएगा, मतलब काउंट नहीं होगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेफरेंस कैसे दे रहे हैं। पहली प्रेफरेंस देना केवल कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है अगर वो खाली हो जाए, जैसे अभी भारत के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये नियम होता है कि ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो 60 दिन से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता है, और 60 दिन के अंदर ही जो चुनाव है वो करवाने होते हैं। और अगर इसमें किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, डाउट होता है ना, हो जाता है कि अच्छा ये काउंट नहीं हुआ सही से या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसके लिए जो भी डाउट या डिस्प्यूट होता है उसे दूर करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं ये सारी चीज़ों के बाद कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आपको पता होगा कौन, राष्ट्रपति। लेकिन अगर राष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इसे आप आंसर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा।
तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी उपराष्ट्रपति पद के बारे में कि ये जो पद है इस पे कौन खड़ा हो सकता है, कौन वोट देता है, कितने वोट्स हैं और कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको 2 एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने आपको समझाए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारी करंट अफेयर की वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।